The power of the web is in its universality. Access by everyone, regardless of their different ability, is an essential aspect. I, Aditya, along with my co-host Himanshu, welcome you all to this event on behalf of Swayam and Hansraj College. Swayam is a leading organization committed to promoting accessibility and changing societal perceptions regarding the abilities and contributions of people with reduced mobility. The organization focuses on reforming built infrastructure and transportation system to make them universally accessible. By fostering accessibility, Swayam enables individuals to explore their surroundings independently, irrespective of physical limitations. This vision was conceived by philanthropist and business leader Isminu Jindal when she founded Swayam in October 2000. As the Isminu Jindal Charitable Trust Initiative, Swayam operates as a not-for-profit entity dedicated to creating a barrier-free world for all. सुलभता के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है ताकि उन भौतिक, सामाजिक और तकनीकी बाधाओं की पहचान की जा सके और उन्हें दूर किया जा सके जो सीमित गतिशीलता वाले लोगों की भागीदारी में रुकावट बनती है। शिक्षण संस्थान जब ऐसे समावेशी शिक्षा और सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करते हैं तो वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों के समग्र विकास में सहायक बनते हैं। इस प्रकार की जागरूकता समाज में सहानुभूति को बढ़ावा देती है जिससे छात्र एक दूसरे की जरूरतों को बेहतर समझने और उनके समर्थन करने के लिए प्रेरित होते हैं। With the aim of creating awareness at educational institutions, Swayam has proposed a transformative campaign under the hashtag Ghar Se College Tak. Swayam is confident of this initiative, that this initiative will inspire meaningful conversations and contribute to building a more inclusive and compassionate environment within universities all around. As part of this campaign, different competitions are organized in the educational institutions and one of them are Accessibility for All. Now we have a short film of 2 to 3 minutes. I would request the volunteers to turn off the lights. जी हाँ, जब जज्बा बुलंद हो और इरादे नेक हो तो कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। यही सोच, यही विश्वास लेकर आगे बढ़ रहा है स्वयं। साल 2000 में स्मिनु जिंदल मैम जी ने इस विचार को एक मिशन के रूप में दिया, एक ऐसा मिशन जो कहता है कि सपने सिर्फ देखे नहीं
पूरे भी किए जाते हैं। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं लैंप लाइटिंग के लिए अपनी सभी तमाम अतिथिगण वंदना भूलचंद मैम, जो कि स्वयं की प्रमुख है, डॉक्टर पूजा झा मैती मैम, मिस वैशाली वर्मा मैम, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अंशु यादव मैम और भूपेंद्र सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमया मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय, हो चहुं दिश उद्घोष अभय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। प्रबल प्रवाह महीनित नूतन, जीवन दायिनी सदा सनातन। वेद प्रणीता परम पुनीता, ये धारा अक्षय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले। धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहर, प्रेम शांति इसके तट ठहर। सघन शांति में प्रबल कांति में, लिए अटल निश्चय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। हम इस अद्भुत गायन के लिए आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की वंदना के बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा रहता है। उनके आशीर्वाद से बुद्धि प्रकाशित होती है और वाणी में माधुर्य आता है। तो आइए इसी शुभ भाव के साथ मैं अनुज जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी सुरमय वाणी से सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें और इस मंच को पवित्रता और ऊर्जा से भर दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वयं की बनी है कमल पे विराजे। हाथों में बीड़ा मुकुट सर्प साजे। तू स्वयं की बनी है कमल पे विराजे। हाथों में बीड़ा मुकुट सर्प साजे। मन से हमारे हुए जो हमें, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। Thank you, Anuj, for Saraswati Vandana. After paying respect to Ma Saraswati, now it's time to pay our respect to Lord Ganesha. For that, I would like to invite Khyati for Ganesh Vandana.
Now I would request our event convener, Dr. Pooja Jha Methi ma'am, to felicitate Vandana Gulshan Head Swayam. Today we come together not just as participants, students and faculty, but as change makers committed to building a more inclusive and accessible world for everyone. These competitions are not just about winning prizes. They are about igniting conversations, raising awareness, and inspiring actions that foster inclusivity in our communities. Through street plays, debates, and poster making, we will explore creative and thought-provoking ways to highlight the importance of accessibility for all. आइए इस दिन को विचारों, सहयोग और सार्थक चर्चाओं के उत्सव के रूप में मनाएं। हमें उम्मीद है कि आप इस आयोजन का आनंद लेंगे और एक एक्सेसिबिलिटी चैंपियन बनने की प्रेरणा लेकर जाएंगे। It is better to debate a question without settling it than to settle a question without debating it. Unquote. These lines by Joseph Joubert, a French moralist and essayist, reflect the importance of debates and discussions in society. Starting with debate competitions, though you people are already aware of the rules and regulations, nevertheless, I would reiterate them for the clarification.
Each student will have a time limit of 3 to 4 minutes to present their arguments. The group composition will consist of 2 students per group. Participants will represent either the pro or con side of the topic. The order of speaking will be: the first speaker introduces their argument, and the second speaker counters opposing argument and presenting further points. Participants can choose to debate either in English or in Hindi. Expectations include presenting logical, well-reasoned argument, maintaining respectful language and tone, and refraining from personal attacks or offensive language. Now may I have the honor to introduce jury members to the participants and the audience. Vandana ma'am from Swayam, Anshu ma'am, Assistant Professor, Department of Hindi, Hansraj College, and Sona ma'am. So now I would like to call upon our participants, Netra and Priya, to come upon the stage, and their topic is शिक्षा में विविधता एवं समावेशन क्यों आवश्यक है। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय निर्णायकगणों एवं श्रोतागणों को मेरा सादर नमन। आज दिया गया विषय शिक्षा में विविधता और समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है के पूर्व और पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। 3 2 1 की गिनती के साथ शुरू कर दीजिएगा। 3 2 1। सबसे पहले शिक्षा में विविधता का क्या अर्थ है हमें ये जानना होगा। तो शिक्षा में विविधता से तात्पर्य है विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों का उसमें मौजूद होना। और समावेशन का अर्थ है जो विविध विद्यार्थी शिक्षा में है, ना केवल उनका शिक्षा में होना, उनका शिक्षा में हिस्सा होना, अथवा उनको एक ऐसा वातावरण देना जिससे वे शिक्षा में सामान्य रूप से भाग भी ले सके। अब शिक्षा में क्यों समावेशन की विविधता की आवश्यकता है। देखिए, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है कि वो एक ऐसे मानव को आकार दे जो समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। अब समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज अपने आप में एक विविधतापूर्ण इकाई है। जब शिक्षा में ही विविधता नहीं होगी तो समाज में जब वो व्यक्ति जाएगा तो समाज की विविधतापूर्ण सराउंडिंग्स में, समाज के विविधतापूर्ण वातावरण में वो कैसे योगदान दे पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि वो एक विद्यार्थी को कुएं का मेंढक बना दे, अपितु ये है कि वो उसे समुद्र का परिचय दे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि समावेशन और विविधता से क्या-क्या फायदे होंगे, क्या-क्या लाभ होंगे। सबसे पहले तो वो समानता और न्याय की स्थापना करेगा। कैसे करेगा? जब हर पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति या विद्यार्थी, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, लैंगिक किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, जब उसको बराबर अधिकार मिलेगा शिक्षा का, जब उसे बराबर अवसर मिलेंगे शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं समाज में समानता स्थापित करता है। गरीब, अमीर, लड़का, लड़की, दिव्यांगजन और अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं, जब उनको बराबर अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो इससे उन सभी को न्याय भी मिल रहा है, जो कि है शिक्षा का अधिकार। दूसरा है कि सामाजिक सद्भाव और समझ बढ़ती है जब विविध विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं और समावेशन आता है। कैसे बढ़ती है? जब हम उनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं, उनके विचारों के बारे में जानते हैं, उनकी परंपराओं को समझते हैं, उनके पीछे के भावनाओं को समझते हैं, तो प्रीजुडाइज कम होता है, जिससे एक दूसरे के प्रति सम्मान डेवलप होता है और एथनोसेंट्रिज्म भी खत्म होता है। और साथ ही में जब दो संस्कृति आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीखकर अपने अंदर उसे ऐड करती हैं और समृद्ध बनती हैं। तीसरा, ये मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। 2024 की जर्नल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट थी जिसके अनुसार जब एक व्यक्ति विभिन्न विचारों को, कल्पनाओं को सुनता है तो उसके अंदर क्रिटिकल एनालाइजिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे तरीके से निर्माण होती हैं। कैसे? जब वो नए अनुभवों को, विचारों को, कल्पनाओं को सुनता है तो वो नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान की ओर बढ़ता है। इसका एक और उदाहरण है, द प्रिंट की एक रिपोर्ट थी जिसके अनुसार जो कल्चरल विश्वविद्यालय होते हैं उनमें शोध और आविष्कार ज्यादा देखने को मिलते हैं उन विश्वविद्यालयों की तुलना में जिनमें एक ही प्रकार का प्रसंग या फिर पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आ रहे होते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि विविधता अगर नहीं होगी तो समाज में संकीर्णता आ जाएगी, रूढ़िवादी समाज हो जाएगा, क्योंकि जब हम दूसरे के संस्कृति को नहीं जानेंगे, दूसरे के विचारों को वरीयता नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रगति और परिवर्तन को नकार रहे हैं। बदलाव जो आवश्यक है, जो सामने वाले शायद संस्कृति हमें सिखा सके, हम उसे नकार रहे हैं। और जब हम प्रगति को नकारते हैं तो हम समाज में अंधविश्वास और भेदभाव को बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि शिक्षा में हमें विविधता और समावेशन दोनों की ही आवश्यकता है। धन्यवाद। यहाँ बैठे सभी निर्णायक मंडली और श्रोतागणों को मेरा नमन।
मेरा विषय है शिक्षा में विविधता और समावेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके विपक्ष में मैं बोलने वाली हूँ। तो मेरा पहला आर्गुमेंट होगा जो मेरे पक्ष आगे कह के जाता है कि शिक्षा में विविधता का क्या अर्थ है। उन्होंने बताया कि शिक्षा में विविधता होती है सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से विशेष पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों का समावेशन, परंतु वो ये इंक्लूड करना भूल गया है या फिर उसे ये जानकारी नहीं है कि समावेशिता का अर्थ केवल यहीं तक संकीर्ण नहीं है। समावेशिता में एक चैलेंज ये भी आ सकता है कि समावेशी शिक्षा के लिए हमें विशेष संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई विद्यालय, महाविद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी उस संसाधन की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसे में छात्रों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। उनकी जो पर्याप्त समर्थन है उन्हें वो नहीं मिलेगा और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह है कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, वो प्रभावित हो सकती है। इनका दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि विविधता और समावेशिता से समाज में न्याय और समान अवसर मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसे में समावेशी प्रयासों के बावजूद यह देखने को मिला है कि जो विद्यार्थी है उनको अपनी पहचान के एग्जिस्टेंस के लिए उनको भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ आप जब कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में आप समान और न्याय सुनिश्चित करेंगे और एक तरफ जब भेदभाव हो रहा है तो ऐसे में समावेशिता की आवश्यकता ही क्या है। तीसरा इनका आर्ग्यूमेंट था कि समावेशन से छात्रों में रचनात्मक वृद्धि होती है, परंतु ये सत्य नहीं है। समावेशिता से एकेडमिक्स पैरामीटर्स भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं समझिए। यदि एक पाठ्यक्रम को किसी एक तरीके सभी के क्षमताओं के अनुसार ढाला जाए तो ऐसे में ये होता है कि जो विशेष रूप से मेधावी छात्र हैं, विशेष रूप से प्रतिभाशाली छात्र हैं, उन या फिर जो विशेष रूप से जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनकी जरूरतों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में क्या होगा? एक तरफ अगर आप बोल रहे हैं कि समावेशी शिक्षा से सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी का विकास होगा, परंतु हम ये देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के कारण कुछ छात्रों का विकास नहीं हो पा रहा, वो वंचित रह जा रहे हैं। तो ऐसे में ये मालूम पड़ता है कि समावेशिता की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, जो जैसे विद्यार्थी है उनको वैसे ही पढ़ाना चाहिए। चौथा इनका आर्ग्यूमेंट था कि समाज में सद्भाव और शांति स्थापित होती है और एथनोसेंट्रिज्म कम होता है, परंतु ऐसा नहीं है। बल्कि कई मामलों में ये देखा गया है या फिर ये ऐसा होता है कि जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को समझने में असक्षम होते हैं और वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर अपने आप को उत्कृष्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं तो समझिए कि तमिलनाडु से आया उत्तर भारत में पढ़ने के लिए एक छात्र भाषा की विविधता या सम्राट की कमी के कारण लेफ्ट आउट फील कर सकता है, उसमें अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है उसके अंदर। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, उससे मानसिक स्थिति में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, कम आंकेगा, जिससे उसकी बौद्धिक क्षमता में विकास नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम छात्रों की भी बात कर रहे हैं तो शिक्षकों को भी इंक्लूड करना चाहिए। जब आप विभिन्न क्षमताओं के छात्रों को एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे तो शिक्षकों के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है उनको सभी को इक्वली ट्रीट करने में। तो बेहतर यही है कि अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि समावेशिता और विविधता जो है वो तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो उससे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ गड़बड़ी हो सकती है, उनके साथ खिलवाड़ हो सकता है, उनके बौद्धिक विकास में कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है। इसलिए बेहतर है कि समावेशिता और विविधता को शिक्षा से अलग रखा जाए, उन्हें एक साथ सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य विषय के ऊपर आपकी बेहतरीन पकड़ को दर्शाता है। आपने बताया कि विविधता और समावेशन क्यों जरूरी है और आपके प्रतिपक्ष ने बताया कि विविधता और समावेशन की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। अब मैं इसी के साथ अपने दूसरे दल नीरज और अवनीश को बुलाना चाहूंगा। उनका विषय है कि क्या एक्सेसिबिलिटी विकसित भारत के लिए आवश्यक है। विषय पढ़ने के उपरांत 3-2-1 के साथ मेरा समय प्रारंभ कीजिएगा। विषय है कि क्या एक्सेसिबिलिटी विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दिए गए विषय के पूर्व पक्ष में 3-2-1। महोदय, दिए गए विषय में प्रत्येक जो पारिभाषिक शब्दावली है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम सभी को ध्यान में रखें और इस बात को ध्यान में रखें कि भारत एक विकासशील से विकसित बनने वाला राष्ट्र है जो विकसित बनने की ओर अग्रसर है, तो उस संदर्भ में हम यदि एक्सेसिबिलिटी या जिसे हम हिंदी में सुगमता कहेंगे उसे यदि देखें कि किस प्रकार से वह एक विकासशील भारत को जो अभी विकसित हुआ नहीं है, जिसे हम 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, किस प्रकार से हम उसे विकसित बनाएंगे एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से। तो एक विकासशील राष्ट्र जिसमें एक्सेसिबिलिटी का हम जहां तक पर्याय लेते हैं वह साधनों से लेते हैं कि जो एक साधन है
जो वंचित वर्ग है, जिनके पास सभी जो हाशिए का वर्ग है, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ साधन देने हैं जो एक विकासशील राष्ट्र करता है। एक विकासशील राष्ट्र उनको साधन देता है कि जिससे वो मुख्य धारा में मुख्य लोगों से जुड़ सके, उनके बराबर आ सके। किंतु जब हम एक विकसित देश की बात करते हैं, एक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो हमारे सामने लक्ष्य आता है कि हम उनके अंदर वो क्षमताओं का विकास करें, उन सामर्थ्य का विकास करें, जिससे वह अपने आप में स्वयं में एक परिपूर्ण राष्ट्र को विकसित बनाने का प्रयास कर सके। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, भारत जैसे एक विशाल देश में एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सिर्फ देश का या एक विशेष वर्ग का, एक व्यक्ति का विकसित होना जरूरी नहीं है। भारत एक बृहद परिकल्पना है जिसमें 140 करोड़ देशवासी आते हैं, और इसका आशय यह है, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में जब गुणात्मक परिवर्तन होगा तो उसे हम एक विकसित भारत की परिकल्पना के अंतर्गत लेंगे। और उस विकसित भारत की परिकल्पना के लिए जरूरी है कि हम साधन से हटकर, एक्सेसिबिलिटी में जो साधन प्रमुखता है उससे हटकर सामर्थ्य का विकास पे ज्यादा ध्यान दें, उन परिस्थितियों का निर्माण करें जो उनके अंदर सामर्थ्य का विकास करें, जिससे भारत के अंदर, जो हम भारत के विकास की बात कर रहे हैं 2047 में, जो समावेशी विकास की बात करते हैं, सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं, जिससे भारत विकसित होगा, उनके लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके। महोदय, मैं समझाना चाहूंगा कि एक्सेसिबिलिटी या सुगमता का क्या अर्थ है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के संसाधनों को समाज के हाशिए तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो जो हाशिए का वर्ग है वो उनके माध्यम से अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। और यहाँ पे जब हम विकसित भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो सुविधा और सुगमता दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जहां सुविधा एक वर्ग विशेष के लिए होती है, वहीं सुगमता सभी के लिए है। हम सभी के समावेशी विकास के लिए बात कर रहे हैं, किंतु हम सभी को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, कोई एक पीछे ना छूट जाए, इस चीज की बात होती है एक्सेसिबिलिटी में। तो और इसीलिए जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो ये चीज ज्यादा जरूरी हो जाती है। मैं 3 बिंदु देना चाहूंगा महोदय। सबसे पहले कि विकसित भारत एक आयामी परिकल्पना नहीं है कि उसमें सिर्फ एक आयाम है, बल्कि वो बहुआयामी परिकल्पना है। उसमें देश का विकास, नागरिकों का विकास, जीडीपी का विकास और शिक्षा का विकास, संसाधनों का विकास, इन सारे विकासों को हम साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे विकास में हमें एक्सेसिबिलिटी में उन क्षमताओं को डेवलप करना है जिनसे लोग, जो वंचित व्यक्ति है, जो शारीरिक रूप से पिछड़े हुए, कमजोर है, वह अपना योगदान दे पाए, अपनी क्षमताओं का विकास कर पाए। हम ऐसे परिवेश का निर्माण करें। दूसरी बात हम बात करते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन की। समाज गुणात्मक परिवर्तनों से चलता है। समाज में जब विकास आएगा तो किसी एक वर्ग को हम कांस्टेंट रख के, स्थिर रख के दूसरे की उन्नति का कार्य नहीं कर सकते हैं। हमको सभी को साथ लेके चलना है, पर हमको वरीयताओं पर ध्यान देना होगा कि हमें किन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, उपयोगी करना है। जब हम बात करते हैं आगे कि जैसे भारत विकासशील से विकसित भारत की परिकल्पना जो हम कर रहे हैं, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी का क्या महत्व हो जाता है। विकासशील देश जहां हाशिए के वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं, अब वो हाशिए के वर्ग जो है मुख्य धारा में आ चुके हैं और नहीं भी आए तो उन्हें लाने का प्रयास चल रहा है। साथ ही साथ हम जो लोग मुख्य धारा में आए हैं, जिनमें मुख्य धारा में आने की क्षमता है, उनकी क्षमताओं का जब विकास करेंगे तो वो विकसित भारत का जो हमारा एजेंडा है, जो आइडिया है, उसमें योगदान देंगे कि किस प्रकार से हम विकसित भारत को विकासशील बना सकते हैं। हाँ, सिर्फ अंतिम बात मैं कहूंगा कि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Neeraj. I would like to call Avnish for against the motion. तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे, तेरी रहबरी का सवाल है हमें राहजन से गरज नहीं। 3, 2, 1। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरा प्रतिपक्ष आके बताता है कि क्यों आखिर विकसित भारत की परिकल्पना में एक्सेसिबिलिटी महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आप ये समझिए जो उनका पहला तर्क आता है वो ये कि एक्सेसिबिलिटी यानी सुलभता या सुगम्यता, इससे वो ये बताते हैं कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की या जो संसाधन है वो उन तक पहुंचाए जाएं। लेकिन एक्सेसिबिलिटी की जो अवधारणा है वो कुछ ऐसा है कि आप किसी को वो एक्सेसिबिलिटी तब दे पाएंगे जब आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी या वो चीज अस्तित्व में होगी। लेकिन क्या वास्तव में वो अस्तित्व में है? जो आप ये मानकर चल रहे हैं कि विकासशील भारत में जो संसाधन है वो दिए जा रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा है भी कि या नहीं? और अगर ऐसा नहीं है तो यानी आप जिस समावेशिता की बात करते हैं आप उसमें एक अलग तरह की वर्ण व्यवस्था ला रहे हैं। वो इस तरह से कि जब आप इसको इस तरह से बताते हैं कि संसाधन देने हैं, संसाधन देने से क्या सामर्थ्य विकास हो जाएगा? क्योंकि आज आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो संसाधन देने की बात है वो महज एक भ्रम बनता नजर आता है, क्योंकि आप फ्रीबीज दे रहे हैं, उनका सामर्थ्य विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको निर्भर बना रहे हैं।
क्योंकि इवान पैवलोव बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था कि आपको समाज में विकास के लिए एक रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। आप लोगों को यदि पहले से ही जो फ्रीबीज दे रहे हैं तो क्या उनसे उनका सामर्थ्य विकास हो भी पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे भी दूर भागते नजर आते हैं। ऐसे में जो आप विकास की अवधारणा को एक गुणात्मक परिवर्तन बताया, वो गुणात्मक परिवर्तन नहीं है बल्कि एक सापेक्ष परिवर्तन है। विकास की जो अवधारणा है वो एक तरफा मामला नहीं है, क्योंकि विकास किसी की शर्त पे आता है। उदाहरण के तौर पे यदि कहीं डैम बनाया जाता है तो बहुत से घर उजाड़ने के बाद वो प्रक्रिया आती है, जो अवसंरचना आती है उसके बाद की चीज है। ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि समाज में हो रहा परिवर्तन, विकास जो है वो अपने आप में गुणात्मक है, वो ऐसा नहीं है बल्कि वो सापेक्ष है, किसी शर्त पे आ रहा है। और ऐसे में विकसित भारत में जो आप समावेशिता या सतत पोषणीयता की बात करें, वो महज एक भाषिक लफाजी नजर आती है। ये कुछ ऐसा मामला है कि जैसे आप हवाई जहाज उड़ाना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास एयरपोर्ट ही नहीं है, उसकी सतह ही नहीं है, गायब है वो सतह। जब तक आपके पास वो सतह नहीं होगी तब तक आप कैसे वो उड़ान भरने की कोशिश करेंगे? दूसरी बात कि अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो क्यों नहीं, क्यों आखिर महत्वपूर्ण नहीं है? वो इसलिए कि एक्सेसिबिलिटी अपने आप में एक पूंजीवादी अवधारणा है। पूंजीवादी इसलिए क्योंकि एक्सेसिबिलिटी किसी चीज या किसी सुविधाओं का एक्सेस वही लोग कर पाते हैं जो कि पहले से समर्थ हैं, क्योंकि ये एक खास तरह की उदाहरण के तौर पर अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों आखिर भारत में आय की असमानता या फिर सामाजिक जो असमानता है वो आखिर क्यों होती? बिल्कुल नहीं होती। क्या विकासशील भारत की जो प्रक्रिया है या विकासशील से विकसित होने की तरफ उड़ान भरना है, क्या उसमें अभी तक ऐसे कोई कोशिश नहीं की गई जिससे संसाधन लाए जाएं? की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज सफल क्यों नहीं हो पा रही? इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनमें बहुत बड़ा एक लूपहोल है, वो ये है कि वहां पे सिक्योरिटी नेट्स नहीं है। इसलिए विकसित भारत की जब आप बात करते हैं तो आपको एक्सेसिबिलिटी से दूर या उससे ज्यादा प्राथमिक आपका ये होना चाहिए कि आप लोगों को सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन दे, सिक्योरिटी लाए। क्योंकि आप जब तक सिक्योरिटी नहीं लाएंगे तब तक वो जो बुर्जुआ वर्ग है, जो एरिस्टोक्रेसी है, वही उन पर वर्चस्व स्थापित करेगा और अपने हितों को तुष्ट करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ आप एक्सेसिबिलिटी की जो अभी की अवधारणा है उससे आप लोगों के भीतर पलायनवाद या एस्केपिज्म की भावना ला रहे हैं। एस्केपिज्म इस तरह से कि आप लोगों को अपनी सामाजिक जो वांछनीयता या जो गरिमापूर्ण जिनसे वो जीवन जी सकते, आप उनसे दूर करते ले जाते हैं। और एक समय में जब जो एरिस्टोक्रेसी है, जो बुर्जुआ क्लास है, वो जब छोटा वर्ग का आदमी या फिर जो हाशिए पे जो आदमी है, वो जब उसको देखता है तो उसके भीतर उसके चेतना में नैराश्य पैदा होता है, निराशा जन्म लेती है, जिससे वो अकर्मण्य हो जाता है। और विकसित भारत की परिकल्पना में ये शर्त ही है विकसित होने की कि आपका एक समावेशी और सतत पोषणी हो, और ये समावेशिता किसी एक के किसी खास वर्ग मात्र से नहीं होगी। अंतिम बात यही कि आप समावेशिता लाएं, उसकी शर्तों को समझें, प्रोटेक्शन लाएं, सिक्योरिटी लाएं और प्रोडक्शन करें। धन्यवाद। Thank you both of you to present a wonderful argument. गांधी used to say कि अगर आप कोई पॉलिसीज बना रहे हो तो आप ये सोचना कि जो पीपल जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस पे हैं, फॉर एग्जांपल टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पीपल, वुमेन, चिल्ड्रन, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस पे अगर आप कोई पॉलिसीज बना रहे हो तो हमेशा ये सोच करके बनाना कि जो सीढ़ी पे सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं, उस आपकी पॉलिसी का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो मूविंग फर्दर, इनवाइटिंग द टीम 3, सारांश एंड रोनित, and their theme is शिक्षा में विविधता एवं समावेशन क्यों आवश्यक है। प्रबुद्ध श्रोताजनों को प्रणाम निवेदित करते हुए निर्णायक मंडली को मेरा सादर। दिए गए विषय कि शिक्षा में विविधता और समावेशन क्यों आवश्यक है के पुरजोर पक्ष में विश्व के बृहत्तम लोकतंत्र की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय के प्रांगण में बैठा मानव समाज का यह छोटा सा समूह यदि आज एक दूसरे की बात को सुन और समझ पा रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हम सभी की शिक्षा में विविधता और समावेशन जैसे गुण मौजूद थे। यानी प्रथम स्तर पर हम सबके अलग अलग और विभिन्न और वैविध्यपूर्ण विचारों को एक सामान्य मंच प्रदान करने का कार्य किया हमारी उस शिक्षा ने जिसके अंदर विविधता और समावेशन जैसे गुण प्रेजेंट थे, उसके अंदर स्थापित थे और उनका हम प्रयोग कर पाए। आज हम बात करते हैं नारी विमर्श की, आज हम बात करते हैं दलित विमर्श की, आज हम बात करते हैं एलजीबीटीक्यू की। हमारे पास इन विभिन्न तबकों से आए हुए लोगों की विभिन्न समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? इन समस्याओं का समाधान शिक्षा का वो शिक्षार्थी कर पाएगा जिसके पास उसकी शिक्षा में विविधता और समावेशन मौजूद हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सामान्य मंच को प्रदान करने के बावजूद उन विभिन्न विचारों के अंदर कुछ टकराव मौजूद रह जाते हैं। उन टकरावों को हल करने का जो प्रयास करती है वही वह शिक्षा है जिसके अंदर विविधता और समावेशन मौजूद है। महोदय, दूसरे स्तर पर मैं बात करूं तो दूसरे स्तर पर इन टकरावों की बात की जाती है। उदाहरण के तौर पर
आज दिल्ली की सभा में बैठकर हम कश्मीर के मुद्दे का समाधान निकाल सकते हैं बातचीत के जरिए, लेकिन जब तक कश्मीर का एक छात्र यहां आकर हमारे बीच में उसकी जमीनी हकीकत का ब्यौरा नहीं दे देता, तब तक वहां की एक सामान्य जरूरत का हम निराकरण नहीं कर पाएंगे। यानी प्रथम स्तर पर सम्मेलन, विचारों का सम्मेलन और सम्मेलन के बावजूद टकरावों का मौजूदापन, इसको खत्म करने का जो प्रयास करता है वह वही शिक्षा कर सकती है जिसके अंदर समावेशिता और विविधता मौजूद है। महोदय, जब मैं शिक्षा, समावेशन और विविधता ये तीन शब्द एक साथ पढ़ता हूं तो मेरे मस्तिष्क में छांदोग्य उपनिषद का वह वाक्य आता है जो कहता है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्त करते पूर्वाग्रहों से, मुक्त करते भेदभावों से, मुक्त करते श्रेष्ठता की भावना से, मुक्त करते हीनता की भावना से और संकीर्णता से। जब इन सभी की मुक्ति के बाद हम एक स्तर पर पहुंचते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम विद्यित हैं, हम शिक्षित हैं। आज मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामान्यीकरण कर दिया गया है। उन्हें इस तरह से बोल दिया जाता है और सुन लिया जाता है जैसे उनके अंदर कोई अर्थ ही नहीं है। यहां तक कि दिव्यांगों की दिव्यांगता के ऊपर मजाक बनाने को भी सामान्यीकृत कर दिया गया है। उनके ऊपर भी जो प्रतिक्रिया आती है वह उतनी फलित नहीं होती जितना उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है और ये वो असामाजिक तत्व कर पा रहे हैं जिनकी शिक्षा में विविधता और समावेशन जैसे गुणों का अभाव रहा। और इन सारी चीजों की समस्या, सारी समस्याओं का हल वही शिक्षा कर सकती है जिसके अंदर ये दो गुण मौजूद हों। अगले तर्क पर आते हुए महोदय, हम एक समाज में रहते हैं और जो समाज है वो एक सामाजिक अनुबंध से चलता है। सामाजिक अनुबंध के अंदर समाज के हर हिस्से की प्रगति और उसका योगदान अत्यंत आवश्यक है और हर तबके की प्रगति इंश्योर करने के लिए हम उस हर तबके का योगदान वहां पर लेना चाहेंगे। योगदान लेने से पहले हमें उसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसका संवहन करना पड़ेगा और ये तभी मौजूद हो सकता है जब हम एक राष्ट्र के स्तर पर अपनी उस उपयोगिता की क्षमता को विकसित करने का प्रयास करें। जब हम एक राष्ट्रीय स्तर पर उस उपयोगिता की क्षमता को विकसित करने का प्रयास करते हैं तब हमारी शिक्षा के अंदर वैविध्य और समावेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम हमारे ही राष्ट्र की बात कर लें तो यहाँ पर विभिन्न विचारों के लोग रहते हैं। कहा जाता है कि भारत जैसा वैविध्य पूरे राष्ट्र में कहीं नहीं है। यहाँ पर हम सभी लोग लोकतांत्रिक बैठे हैं, लेकिन भारत के हार्टलैंड में, छत्तीसगढ़ में नक्सली भावना जैसे लोग भी बैठे हुए हैं। अगर नक्सलियों को हमें अपने साथ जोड़ना है, उन्हें मुख्य धारा में लाना है और उनकी उपयोगिता हमें अपने स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के उपयोगिता की क्षमता में बढ़ोतरी करनी है, तो हमें अपनी शिक्षा के अंदर और उनकी शिक्षा के अंदर उपयोगिता या समावेशिता और विविधता जैसे तत्वों को शामिल करने की अत्यंत आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा के अंदर समावेशिता और विविधता इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम एक सामाजिक अनुबंध में रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है और उन समस्याओं का निराकरण केवल इन दो गुणों के कारण ही हो सकता है। धन्यवाद। ज्योतिर्मय ललाट से प्रशस्त पीठासीन निर्णायक मंडली को प्रणाम निवेदित करते हुए प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मान्यवर, दिए गए विषय के पुरजोर विपक्ष में सबसे पहला बिंदु हमें जो समझने की आवश्यकता है, मेरा पूरा प्रतिपक्ष कहीं ना कहीं आदर्शवाद के आकाश में गोते लगा रहा है और यथार्थ से दूर है। अर्थात वह शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन शिक्षा प्रणाली आज किस हालात में है उसकी बात ही नहीं करके जा रहा है। आज की शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य जो बन चुका है वो रोजगार बन चुका है। और क्योंकि आप अपने पूरे वक्तव्य में मूल्यों की बात कर रहे हैं, आदर्शों की बात कर रहे हैं, तो उस शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए आपको पहले शिक्षा प्रणाली का स्वरूप बदलना पड़ेगा, जो आज रोजगार के माध्यम पे शिफ्ट हो चुकी है, रोजगार के माध्यम पे केंद्रित हो चुकी है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो भारत में जब समावेशिता लाने के लिए एनईपी लाई गई, एनईपी में हमको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सैक, वैक, एसी, तो क्यों विद्यार्थी हमेशा सैक, वैक वही लेना चाहता है जिसमें उसे क्लास ना लेना पड़े या जिसमें उसको आसानी से काम हो जाए, जिसमें अटेंडेंस आसानी से मिल जाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमेशा वो केंद्रता कहां रखना चाहता है? रोजगार पे। तो अगर आपको डाइवर्सिटी लानी है, आपको विविधता को अपने शिक्षा प्रणाली के अंदर लेके आना है, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी प्रणाली आप ला रहे हैं पहले उस प्रणाली का साध्य महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आप साध्य ही अपना कहीं ना कहीं एक ऐसा उपकरण बनाना चाह रहे हैं जो कि अपने आप में विरोधात्मक है, जिन आदर्शों की बात कर रहे हैं उसके विरोध में है। इसलिए आप ये पूरी आदर्शवाद की बातें यहाँ पे सफल नहीं होती दिखाई देंगी। मान्यवर, आगे बढ़ते हुए जिस सुगमता की आप बात कर रहे हैं, आप बात करके जाते हैं कि विविधता मौजूद है हमारी शिक्षाओं में, तो क्यों आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पे लगता है कि अगर विविधता मौजूद थी ही तो आज इस विषय पे हम बात करने के उपस्थित क्यों है? मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसकी शिक्षा से पहले उसको कहीं ना कहीं चला रही होती है। अर्थात अगर आपको समावेशिता चाहिए तो आपको उसकी सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करना पड़ेगा। उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो जैसे कि अंबेडकर अपने एनिमेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि आपको अगर समावेश
समावेशिता चाहिए, आपको अगर विविधता को बनाए रखना है और उसके साथ भी एकजुटता चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको पहले सामाजिक बदलाव करने पड़ेंगे, फिर आप वैधानिक बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें आप शिक्षा में अलग अलग प्रणालियों के सुधार की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पूरे वक्तव्य में ये कहीं भी स्पष्ट हो ही नहीं पाया कि आज वास्तविकता में आप इस चीज को कर कैसे पाएंगे, आप कैसे ये बात सुनिश्चित कर पाएंगे कि अलग अलग तबके से आए हुए लोग, अलग अलग वैचारिकी से आए हुए लोग एक समान पटल पे आ रहे हैं, वो समान विचारिकी रख रहे हैं, समान विचारिकी के साथ समान भाव रख रहे हैं, समान भाव के साथ समान लोगों को समान दृष्टि से देख रहे हैं। इस पूरी बात की सुनिश्चितता आपके पूरे वक्तव्य में नहीं थी, जो कि इस पूरे आपके वाद को कहीं ना कहीं एक विरोधात्मक पक्ष देती है। दूसरी बात मानिए, अगर मैं मनोविज्ञान की दुनिया में आपको लिख चलूं, मनोविज्ञान में किर्केगार नाम के दार्शनिक हुए, चार्ल्स फूटर खुले हुए, जो कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो मैं समझता हूं कि मैं हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो आप समझते हैं कि मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं हूं। अर्थात मेरी सारी की सारी प्रतिक्रियाएं निर्भर करती हैं कि सामने जो दृष्टा है वो किस भाव से मुझे देख रहा है। आप छांदोग्य उपनिषद की बात करके गए हैं, तो क्या छांदोग्य उपनिषद की बात करते हुए आप उसका इंटरप्रिटेशन, उसको कैसे महसूस किया जा रहा है, क्या उसको सोचा जा रहा है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्या उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस बात में आपको वापस से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या मनुष्य की जो मानसिकता है, जो उसके घर से ही शुरू होती है, क्या आपको उसको बदलाव नहीं करना, उसमें बदलाव नहीं लाना चाहिए था? उसमें बदलाव लाने के बाद क्या आपको एक रिफॉर्मेटिव एक्शन जो आप वैधानिक रूप में लाना चाह रहे हैं, उसको आपको इनकलकेट नहीं करना चाहिए, उसको आपको अपनी प्रणाली के अंदर नहीं लाना चाहिए था? जब इसका पूरा मॉडल ही मानने वाला ये होता कि आप पहले सामाजिक बदलाव करते फिर वैधानिक बदलाव करते, लेकिन क्योंकि आपकी वैधानिकी में ही ये चीज कहीं ना कहीं अपने आप में विरोधात्मक है, जो कि इस पूरे बात को खोखला करके जाती है। अगली बात मानने वाला अगर आपको बताना चाहूं, जैसे कि ये बात करके नक्सलवाद की, तो अब विविधता इसलिए है क्योंकि उसमें अलग अलग पक्ष हैं। तो उदाहरणार्थ अगर मेरे को पूंजीवाद का पक्ष मिलता है, तो मेरे को सामंतवाद और साम्यवाद का पक्ष मिल रहा होगा, मेरे को समाजवाद का पक्ष मिल रहा होगा, तो किन किन चीजों को आप अपने अंदर लाएंगे, किन किन विविधताओं को आप अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि विविधताएं नकारात्मक भी है, नकारात्मक विविधताओं को अपने अंदर आप रखेंगे, तो उधर से जो विरोध उत्पन्न होने वाला है, उस विरोध को आप कैसे यहाँ पे सुनिश्चित करके जा रहे हैं कि वो विरोध कहीं ना कहीं आपको पूरी प्रणाली को ध्वस्त नहीं कर देगा। इस बात का जवाब भी आपके पूरे वक्तव्य में कहीं था, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ले देके फकत एक नजर भी है, क्यों देखे नजरिया हम दुनिया के नजर से। So we'll continue with the cultural performance. This performance is a tarana in Kathak, which is a vibrant display of intricate footwork, graceful movements and swift spins. Set in the 15-beat Pancham Savari cycle, it showcases the dancer's rhythmic mastery. Using syllables like tanana, dirdir and tone, the piece blends technical precision with expressive artistry, featuring rhythmic play and concluding with dynamic tihais. So this beautiful piece would be performed by the members of the Indian Classical Dance Society of Hansraj Kavyakriti, the students being Dakshita Bhargava, Niharika Jain and Sharanya Bisht. So let's enjoy this performance.
Theatre is the art form of the present. It exists only in the present and then it's gone. Simon McBurney. With this, let's move towards our next contest, that is street play. The rules and the regulations. Each participating group should consist of 6 to 10 performers and adhere to your uniform dress code communicated earlier. Performances are strictly limited to 10 to 15 minutes. Participants can choose to perform in any regional language, Hindi or English, with clear dialogue and expression being essential. The content must be respectful and sensitive, avoiding offense to any community, group or individual. Lastly, safety is paramount, with performers ensuring that all actions and props used are safe and do not pose a risk to themselves or the audience. Moving further, may I have the honor to introduce our jury members, Bhupender Singh sir from Swayam, Vandana ma'am, Pooja ma'am and Vaishali ma'am. Let's invite team 1. Their theme is, does accessibility only help the disabled? Members include Kashvi, Shiraz, Vikas, Madhurya, Devansh, Bhavya, Aman and Jaya. नमस्कार जी, नमस्कार 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 सभी सज्जनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी दुकान में। माय सेल्फ नैनसु खुराना। और ये हमारा काम है लोगों की हेल्प कराना। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सबकी हेल्प हम कर सकते हैं। आपका नंबर आ रहा होगा, हमारे यहाँ नीचे स्क्रीन पे हमें कॉल करिएगा, आपकी हेल्प मिलेगी। मेरा पीछे बिल्डिंग में अंसार जो हम ही ने बनवाई है, हमारी हेल्प से बनवाई गई है। अंशु में आप हमारी हेल्प कर दीजिएगा, थोड़ी अटेंडेंस लगवा दीजिए। आपके बच्चे नाटक कर रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिसको भी हेल्प की जरूरत है के नंबर में फोन करिए और हेल्प हो जाएगी। भैया अरे कस्टमर आ गए। अरे भैया मुझे हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए भैया आपको? अरे भैया यहाँ पे तो कोई इंसान एक जैसा दिखता ही नहीं। हमारे यहाँ तो सब एक जैसे दिखते हैं। मतलब ये किसी के कान किसी के नाक सब यहाँ अलग है। हमारे यहाँ तो सभी कैसे दिखते हैं। मतलब आपके उधर सारे लोग आप ही के जैसे दिखते हैं। हाँ मतलब आपकी एक्स भी आप ही के जैसे दिखती है। अरे एक्स क्या, हमारी नेक्स्ट भी आगे बढ़िया बढ़िया। मतलब आप ही के जैसी आंखें, आप ही के जैसी नाक और आप ही के जैसा चेहरा सबका। हाँ भैया, अच्छा एक बात बताओ, छी यहाँ सब खुश रहते हैं? अरे भैया कितने खुश रहते हैं। ये सारे लोग अलग जरूर है लेकिन सब खुश भी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, सब खुशी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब खुशी नहीं रहते, सारे खुश नहीं रहते। तो इसका मतलब दुख होते होंगे? सारे दुखी भी नहीं रहते। तो इसका मतलब सब रोते होंगे? नहीं नहीं नहीं, रोते भी नहीं रहते बेबी डॉल। तो भैया सब क्या करते हैं फिर? ये सारे अलग जरूर है लेकिन एक साथ रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि सारे एक जैसे ही रहते हो। आपको समझ नहीं आ रहा भैया आपकी हेल्प हम सकते हैं। बताओ। हमारा नाम है नैनसु खुराना। हाँ और ये हमारी दुकान है। भैया ये भी बोल चुके, आप बोलो दूसरा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप हमें 20 रुपए देंगे तो आपको एक काम की चीज दिखाएंगे। 20 रुपए किस ले लो? भैया किस मत देना। अभी हम आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? हाँ बताओ। एक चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आ जाओ भैया आ जाओ। बोलू। हाँ बोलू। 1 लाख रुपया दे। अरे ये पकड़। The king turns 18 today. It's my birthday. तो Mr. Perfect मैं आमिर खान तो नहीं लेकिन उससे ज़्यादा परफेक्ट जरूर हूँ। हाँ, wait, ये बोलो, रिबन लगा है। तो ये यहाँ पे रिबन इतना छोटा और वहाँ पे इतना बड़ा क्यों है? ये दोनों सेम क्यों नहीं है? सेम ही तो है। अरे नहीं है यार, इतना सा फर्क है। परफेक्ट नहीं है ना, इसको परफेक्ट करो। wait, सर गुब्बारे लगा रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा क्यों बुला रहा है और ये इतना छोटा क्यों? डिजाइन। अरे डिजाइन छोड़ भाई, परफेक्ट। और मैंने कलर के लिए क्या बोला था तेरे को? सर आपने कहा था कि इधर हरा बीच में व्हाइट। व्हाइट इधर होना है, हरा इधर होना है। ओके सर, परफेक्ट बनाओ इसको। ओके सर, ठीक है? ठीक सर। आज जैसे कि तुमको पता है कि मैं मिस्टर परफेक्ट, उसकी बर्थडे पार्टी है, 18th बर्थडे पार्टी है, तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरे आसपास की अरेंजमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। अरे जो लोग आ रहे हैं वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, कोई इम्परफेक्ट ना आ जाए। ठीक है? सारी तैयारियों का ध्यान दो। मैं आऊंगा देखने अब। वेलकम एवरीबॉडी। ठीक है, 8 बजे कोई आया नहीं?
सुनो सुनो ये एसी का टेम्परेचर एकदम 17.25 डिग्री होना चाहिए। और 24 हुआ तो नहीं, वो इम्परफेक्ट हो जाएगा, मुझे परफेक्ट चाहिए। और सुन, वो ड्रिंक्स रखी हुई है ना, हाँ हाँ, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर। ओके सर, एक भी गाड़ी नहीं। एक भी गाड़ी नहीं? एक भी गाड़ी। ऐसे कैसे सोचता है? मैंने जो तुम्हें गेस्ट लिस्ट दी थी, तुमने उनको कॉल नहीं करा? सर आपने तो मना कर दिया था बुलाने से। मैंने कब मना करा? अरे देखो, आपने राजू को मना कर दिया। राजू को क्यों मना करा भाई? अरे सर राजू के बाल घने नहीं है और आपको तो घने बाल पसंद है। बात तो सही है। आपने कालिया को मना कर दिया। अरे सर कालिया थोड़ा, और आपको तो वैसे लोग पसंद है। आपने हिंदूमती को मना कर दिया। अरे हिंदूमती को क्यों मना करा मैंने? अरे सर हिंदूमती बस रथ में घूमती रहती है, आपको तो कार वाले पसंद है। आपने भीम को मना करा। भीम को क्यों मना करा मैंने? अरे सर भीम को आपने इसलिए मना किया क्योंकि वो लुंगी पहनता है, आपको तो जीन्स वाले पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा इस पार्टी को परफेक्ट ही नहीं है, सारे इम्परफेक्ट है, तो फिर कोई आएगा ही नहीं। सर बुरा मत मानना, परफेक्ट तो आप भी नहीं हो। कैसी बातें कर रहे हो? परफेक्ट ही हो। सर बुरा मत मानना, आपके जो बाल है ना वो थोड़े से सफेद हैं। और सर बुरा मत मानना, आपकी जो मूछें है ना घनी नहीं है। सर बुरा मत मानना, आपका ये जो कुर्ता है ना ये थोड़ा सा फटा हुआ पीछे। और सर बुरा मत मानना, आपका थोड़ा पेट हुआ है। पागल हो गया? मैं तुमको इस चीज के पैसे देता हूँ, मेरे को इम्पोर्टेंट बता रहे हो, मेरे को, अपने मालिक को। देखना तुम, मैं जा रहा हूँ, सब परफेक्ट लोगों को बुला के लाऊंगा इस पार्टी में। जा रहा हूँ, जा। बोलो बेटा। वो मेरे स्कूल को एक एनजीओ से ऑफर आया है जिसमें हमें 2 दिन की ट्रिप के लिए महाराष्ट्र बुलाया है। मैं भी जाऊं प्लीज? बेटा तुम्हारे एग्जाम्स नहीं आ रहे? अब पापा एग्जाम्स का क्या है, वो तो हर साल आते, हर बार आते, साल में बार बार आते, हो ही जाएंगे, अभी जाने दो ना। अच्छा अच्छा, पर एग्जैक्टली एनजीओ का ऑफर क्या है? तो ये जो एनजीओ है ये एक्चुअली जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो मैं चाहती थी मैं भी वहाँ जाऊँ, उनसे इंटरेक्ट करूँ, उनसे बात करूँ, उनको समझूँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझूँ। आखिर हमें उनकी हेल्प तो करनी चाहिए ना। पर बेटा तुम्हें क्यों लगता है कि उनकी हेल्प करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरे पापा, बचपन से हमने यही तो पढ़ा है कि वो लोग हमसे अलग है, हमसे डिफरेंट है, उन्हें हमारी हेल्प की तो जरूरत है। अब ये समाज, ये सोसाइटी उनको हमारे जितने मौके और अपॉर्चुनिटीज थोड़े ही देता है, हमारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अपने जैसा ट्रीट करें। अच्छा बेटा वो अलग है? हाँ। तो ऐसे तो बेटा हम सभी अलग हैं। अब तुम और मैं, हम दोनों भी तो अलग हैं। अब जैसे तुम्हें दिखता नहीं, तुमने चश्मा डाल लिया, तुम निकल गए किसी दिन सड़क पर चश्मा पहन के, अब लोग आके झुंड बना ले, तुम्हें देख के तुम्हारी हेल्प वगैरह करने लगे, तुम्हें तरस के साथ ट्रीट करें, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, पर पापा हेल्प तो हमें दूसरों की करनी ही होती है ना, उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है ही तो हमारे बिना वो थोड़े कुछ कर लेते हैं। बेटा प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होती है, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। अब जैसे उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उन्होंने उस हिसाब से डील करना सीख लिया। वो नहीं चाहते कि तुम उन्हें तरस से ट्रीट करो, वो हमारे जैसे हैं, हमसे अलग नहीं, हमारे बीच के ही हैं, समझे बेटा? पापा बात तो आपकी सही है, पर मैं ट्रिप पे तो जा सकती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, कॉलेज का टाइम है, कॉलेज चलो। भैया 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 समझे क्या? अरे भैया कुछ समझे पर। हाँ आपको 20 रुपए में सारा समझा के देंगे। हाँ तो भैया बात इतनी सी है कि इस जगह में सारे लोग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि सबकी पहचान अलग है, सबका पहनावा अलग, सबकी जरूरतें अलग और सबकी दिक्कतें भी अलग।
लेकिन फिर भी सारे लोग एक साथ कैसे रह लेते हैं? तो भैया जिसको दिक्कत ज्यादा है उनको तो हेल्प की जरूरत होती होगी। समझे थोड़ा सा, लेकिन अभी भी आप बेबी डॉल पूरा नहीं समझे। बेबी डॉल सबको जरूरत होती है मदद की, लेकिन किसी को ज्यादा किसी को कम। लेकिन मदद से ज्यादा लोगों को जरूरत होती है इसकी इंसानियत की। इसका मतलब ये कि जब आप लोगों की मदद करते हो तो मदद तक तो ठीक है, लेकिन आपका नजरिया जो लोगों के लिए बन जाता है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। आपको अगर इस सोसाइटी में रहना है तो सबको एक जैसा देखना पड़ेगा, सबको ऐसा फ्रेंड देखना पड़ेगा। आपकी सोसाइटी में आपकी एक्स भी आपकी नेक्स्ट की जैसी है, लेकिन यहाँ पे सब लोग अलग हैं, लेकिन सब लोग इंसान जरूर है भैया। हाँ, अभी समझे क्या? नहीं समझ गए भैया, थोड़ा समझे। थोड़ा अब पैसे वसूल हो गए ना आपके भी। हाँ हो गए। हाँ, देखा आपने हमारा कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो गया। आपको किसी मदद की जरूरत हो तो हमारे यहाँ नीचे नंबर आ रहा होगा, उस पर फोन जरूर करिएगा। और ये था हमारा छोटा सा प्ले। थैंक यू। मनुष्य विषमताओं से बना हुआ प्राणी है और ये नाटक उसी का प्रस्तुत हो रहा था कि हमारे अंदर विषमताएं हैं। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, कोई समाज पूर्ण नहीं है, हम सभी अपूर्ण हैं, पर हमें उसी अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाना होगा। ये स्वयं है, तो जो स्वयं है उसी स्वयं को अगर हम अपने स्वयं में लाएंगे तो हम स्वयं जाके अगर ऐसे लोगों की मदद करेंगे तभी जाके ऐसे समाज का हम निर्माण करवाएंगे जिस समाज में सभी को एक दूसरे को हम उसी आदर की भावना से देखेंगे जैसा हम चाहते हैं कि वो हमें उस भावना से देखें। हमारी अगर हम भारतीय नाट्य शास्त्र में देखें तो आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार हुए हैं। वो कहते हैं कि नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह समाज के चिंतन और परिवर्तन का माध्यम भी है। तो ये नाटक कुछ वैसा ही था। अगर पाश्चात्य जगत में देखें तो विलियम शेक्सपियर एजोलाइट में लिखते हैं, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, अर्थात सारा संसार एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष केवल अभिनेता है। तो हम बस एक इस कठपुतली मात्र है और इस सभी रंगमंच पे प्रस्तुति कर रहे हैं। हमारी अगली दल है वो जो है उसमें मेंबर्स है भूपेश, निधि, रौनक, मानवी, पंखिल और सांभवी। मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। उनका टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप हमारे टेलीविजन शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उमेश भटका, देता हूँ सबको झटका। तो आज हम झटका देने जा रहे हैं किसको? एक बड़े ही प्रसिद्ध और फेमस डॉक्टर को। आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं हूँ, साइंटिस्ट हूँ। अरे एक ही बात है, चलो चलो। मेरा नाम रेमंड है और मैंने आविष्कार किया है दरवाजों का। आपका नाम बता दीजिए। मैंने आविष्कार किया है दरवाजों का। अब आप सभी सोच रहे होंगे दरवाजे ये क्या आविष्कार है? आप देखना चाहते हैं किस आविष्कार है ये? अरे आपने आविष्कार किसका किया? दरवाजों का। चलो दिखाती हूँ। इसको खोलूं कैसे? अरे जाके तो देखो। अरे पर हैंडल अरे जाओ आप सर। उड़ी बाबा आपू 7 करोड़ 7 करोड़। अरे खुला किसे? वही तो आविष्कार है, ऑटोमेटिक दरवाजा कहते हैं इसको। ओह, पर एक बात बताइए, आपने ऑटोमेटिक दरवाजे का इन्वेंशन करा ही क्यों? लोगों को चलने में दिक्कत होती है, देखने में भी दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मैंने इस दरवाजे का आविष्कार किया है। लेकिन एक चीज बताइए, ये लोग तो बहुत कम होते हैं पर हम लोग बहुत ज्यादा।
आपने हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ इन्वेंट क्यों नहीं करा? अरे बिल्लू भाई, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, कैसे? बहुत बढ़िया। मैं आज काम से आया था। और क्या कर रहे हो आज? कुछ नहीं यार, बस बोर ही हो रही थी अभी तो मैं। क्या है यार, तुम सारे दिन घर पे पड़े रहते हो। आज मैं कहता हूँ मूवी देखने चलते हैं। मूवी? हाँ। कौन सी मूवी? अरे एक इंग्लिश मूवी आई है, बढ़िया स्टंट सीन है उसमें, बहुत मजा आएगा। चले? इंग्लिश मूवी? हाँ। यार मेरे को ना बहुत ज्यादा काम है। देख ना मेरी अरे टेबल बात कितनी कर देगा यार। नहीं यार, मुझे कितने सारे कपड़े पड़े हैं मेरे पास। अरे तो मैं करवा दूंगा, मूवी के बाद हो जाएगा। पानी की बोतलें भी भरनी है यार। पानी बाहर से पी लेना यार, रात को और पढ़ लेना। यार तू समझता नहीं है। क्या बात? मुझे ना इंग्लिश समझ नहीं आती। ये सी बात। अरे मूवीज में सबटाइटल्स होते हैं, तो उससे पढ़कर आराम से समझ जाना, आराम से समझ आ जाएगी। वो जो नीचे लिखा आता है। हाँ और क्या? अबे हाँ, अभी कुछ टाइम पहले मैं कोई एनीमे देखी। अच्छा। जापानीज में था, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, जापानीज क्या समझ आएगी? तो हाँ, उसमें कुछ नीचे लिखा हुआ था, हिंदी में था, मुझे समझ आ रहा था अच्छे से। पर यार सिनेमा तो थर्ड फ्लोर पे होता है ना। बहुत सुबह से काम करती हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा थक गई, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ड्रामे नहीं खत्म होते, वहाँ लिफ्ट भी होती है, पूरा चलना थोड़ी पड़ेगा, आराम से लिफ्ट से चलेंगे। चले? मैं मेरा मूवी देखने का मन नहीं। कहाँ चले? लिफ्ट तो शॉपिंग मॉल में भी होती है। चल फिर शॉपिंग मॉल चलते हैं। शॉपिंग करते हैं। अब नहीं होता तेरे पैर में। अरे यार एक्सेसिबिलिटी समाज की एक ऐसी श्रेणी, केवल एक श्रेणी के लिए नहीं होती है। एक्सेसिबिलिटी हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की मदद करने के लिए होती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया कोई रैंप किसी भी व्हीलचेयर वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक माँ जिसके हाथ में स्ट्रॉलर है, उसकी भी मदद कर सकता है। लिफ्ट की मदद से हर एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता, वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। Automatic doors are not just a convenience for those with limited mobility, but वो सभी के लिए है जिनके हाथ में कोई सामान हो, हाथ में बच्चा हो या फिर हाथ में कोई लगेज हो। ये एक सोच है जो हर श्रेणी की मदद करने के लिए है। थैंक यू। Thank you so much. Now I would like to invite Team 3. Their theme is Journey from Home to College. Members include Harsh, Preet, Meenakshi, Abhas, Mohit and Vanya. बेटा ध्यान से जाना, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए हमने तुम्हें पास तो कर दिया है, लेकिन अगली बार तुम लगता नहीं है कि पास होगे। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्या क्रॉसिंग तक छोड़ दूं? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तुम जा नहीं पाओगे। अरे भाई तुमसे घर पे नहीं बैठा जाता क्या? तुम्हारे लिए बार बार बस रोकना कितना मुश्किल है। तुम्हारी मेहनत को देख के लगता है कि कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। यार मुझे तेरे साथ जाने में ना शर्मिंदगी हो रही है। भाई तुम्हारा जो दिल से ये ऑटो में आएगा नहीं, ये घंटा कर देगा और तुमको उठाना बैठाना बड़ी मेहनत है यार। तुम ऑटो सुनो यार। हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट में आ गया, तुम्हारी ग्रेड खराब हो जाएंगे। यार तुम्हें देख के ना मैं बहुत मोटिवेट फील करता हूँ, मतलब तुम ऐसे हो के भी यार, वाह यार वाह। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इस समाज में हमदर्दी में कितनी बेईमानी है। वो हमदर्दी जो मुझे हमेशा हमेशा कमजोर बनाती है, या वो हमदर्दी जो मेरी पढ़ाई को सिर्फ एक वक्त की बर्बादी कहती है, जो मेरे सपने को असंभव बताकर मुझे हर जगह रोक देती है।
मुझे हमदर्दी। तुम्हारे लिए मैं तो सिर्फ एक विकलांग हूं, और जो कि हमेशा रहूंगा एक विकलांग। पर मेरी काबिलियत तुम्हारे लिए बस एक शब्द है, बस एक शब्द। और तुम्हारी सहानुभूति मेरे लिए एक पिंजरा है। तुम्हारी सहानुभूति मेरे लिए, जिसमें मैं कैद हूं, जिसमें मैं, जो मुझे कभी बाहर निकलने नहीं देती, मुझे बस अंदर दबाए रखती है। मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता, कोई। स्कूल में टीचर ने कहा कि तुम्हें पास कर दिया यही बहुत काफी है। कॉलेज में प्रिंसिपल ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ टीम वर्क करेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी लो हो जाएगी। और हमारा समाज कहता है कि तुम जैसे लोगों को घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। चार दीवारी। अरे मुझे नहीं बनना तुम जैसे नहीं बनना मुझे। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा हक दो। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी पहचान दो। तुम मेरी मेहनत को देखो, मेरे जज्बे को देखो, मुझे कमजोर समझकर मेरी मदद मत करो। मुझे ये सिर्फ एक बोझ लगता है। मैं सबके बराबर आना चाहता हूँ, सबके बराबर। और मैं ये करके ही रहूंगा। मेरे सपने, मेरी जिंदगी, मैं सबको एक दिन पालूंगा, और चाहे जितने भी रास्ते में मुसीबतें आए, सब कर दूंगा, क्योंकि मैं अलग मगर किसी से कम नहीं। आज एक नया सवेरा है और मैं जानती हूँ कि आज मैं कुछ अच्छा और नया करने वाली हूँ। रोशनी बेटा ध्यान से जाना, बस वाले को बोलना कि तुम उतार दे। बॉटल टिफिन सब रख लिया ना? मम्मा आप टेंशन क्यों लेते हो? सब हो जाएगा, मैं आराम से दिखाऊँ। और बेटा ध्यान रखना, अगर कोई भी तुमसे कुछ गलत तरीके से बात करता है तो बस इग्नोर करना। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम समझती हो। कोई बात नहीं पापा, सब हो जाएगा, भरोसा रखो ना मुझ पे। हमारी बेटी खड़ी हो गई है। बेटी बड़ी हो गई, इसके पंख खुल गए, लेकिन क्या समाज इसे समझ पाएगा? अरे कोई चिंता की बात नहीं, हमने उसे बहुत अच्छे से पाला पोसा है। वो बहुत मजबूत है, हमसे भी ज्यादा मजबूत है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मेरा भी तो सपना है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, और अगर वो करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं क्यों नहीं करूंगी। अरे ये शहर कितना सुंदर है ना। अरे आज मैं आपको दिखाता हूँ ये शहर मेरे लिए भी कितना सुंदर है। अच्छा यहाँ से आगे जाके अगर किलर लोगे तो यहाँ पे मेरी फेवरेट चाय की टपरी होती है? और अभी हम बस लेते हैं, और बस लेके मैं तुम्हें अपने फेवरेट गार्डन लेके जाऊंगा। वहाँ पे मैं हर दिन जाता हूँ, ठीक है? ये एक सेकेंड। अरे भैया, फुटपाथ पे स्कूटर तुम देख के चलाओ ना। अरे मैं तो देख के ही चल रहा हूँ। फुटपाथ पे स्कूटर चलाने की जगह होती है भैया, ये तो लोगों में चलने के लिए है। गड्ढा है, एक सेकेंड। अरे भैया बस रोको, मुझे चलना है। रोको तो।
कहानी है। फुटपाथ पर रुकावटें, लोगों की बेरुखी, बस ना मिलना। अरे क्या मैं इस शहर का हिस्सा नहीं हूं? मुझे किसी की बहुत मदद नहीं चाहिए। मैं काबिल हूं, मैं खुद कर सकता हूं। पर लोगों को इतना तो समझना चाहिए ना कि हम लोगों को भी थोड़ी सुविधाएं चाहिए। तो बच्चों, आज हम आपसे कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। आप लोग तो जानते ही हो कि पढ़ाई हम सबके लिए कितनी जरूरी है ना? पर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए पढ़ाई के क्या मायने? अक्सर हमारा समाज इन लोगों को ऐसा महसूस करवाता है कि वो कमजोर है, कि वो असहाय है, और जब वो पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम उन पे एहसान कर रहे हैं। देखा है आपने ऐसा कुछ होते हुए? लोगों ने तो ऐसा समझा हुआ है कि पढ़ाई का मतलब है सिर्फ किताबें पढ़ना, पर असलियत में पढ़ाई इतनी जरूरी चीज है क्योंकि ये हमको आत्मविश्वास देती है और साथ ही साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की एक राह। पर अक्सर इन दिव्यांग व्यक्तियों के साथ हम भेदभाव क्यों करते हैं? तो मेरा आज आपसे बस इतना ही कहना है कि जब भी आप किसी दिव्यांग व्यक्ति को देखो तो उसे ये महसूस करवाओ कि वो कम नहीं। तो क्या आप मेरे साथ ये प्रण लोगे कि आज से अगर आप किसी को देखोगे तो आप उसे ये महसूस नहीं होने दोगे कि वो कम है या वो उनके साथ कोई तो चुनौती है, परंतु उनका साथ दोगे। एक दिन माटी में मिल जाना, क्या करना एक दिन माटी में मिल जाना। खबर चले उड़ जाना रे बंदे, खबर चले उड़ जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना। Thank you so much for these three wonderful performances based on different themes: diversity and inclusion, does accessibility only help the disabled, and from journey from home to college. Moving further and to the last competition of this, I would like to invite Priyanshu, Puneet and Ankit for the poster making competition. Priyanshu, Puneet and Ankit for poster making competition. Now I would like to invite Priyanshu for presenting his poster. Hello everyone, good afternoon, and as we are gathered here for celebrating the World Accessibility Day, and what will be the best moment or the best way to celebrate such an important day? By spreading awareness. That's the motive of the day is to spread awareness. And there are various ways that we conducted, like for example the debate, the dance, the various talk sessions that we had. But I believe art is something that can convey a message, can deliberately tell something, can touch your heart, can express something that nobody can speak through their words. And through the posters that we made, we try to kind of convey our message, what we are, envisioning by understanding accessibility and inclusion. So this is the poster that I have made. So the poster itself is divided into 4 parts. The first one is by a blind girl. She's walking on her way. Nobody is helping her out. If you would notice that all the posters characters, they are not being helped out by anyone.
They are self-sufficient in themselves to help themselves. In the first picture, the girl is walking with a stick. She doesn't need anyone's help. That shows independence. She is accessing. Accessibility, I believe, is not something you are getting an instrument from someone or someone's help to able to live the world freely. You are rather using the existing instruments to help yourself to move forward. And that's what the first painting is being shown. The second is the love. Love, compassion, emotional sentiments, they are very important things for the people who are unable to be included in the mainstream society. We always think that we can include the people who are backward, who are disabled. Using such terms is not a good thing, but we use those terms to kind of differentiate them from the mainstream. And we think कि अगर हमको include करना है तो we just need to give them the instrument, we just need to give them the materialistic thing to help them. But sometimes you need more than just the wheelchair and sticks. You need them to you need to show the compassion to them that they belong somewhere. You need to show them the love, the care that they deserve, that they haven't got from their childhood. Because a lot of people from their very young age, they have been discriminated amongst themselves, their friends, their peers, and they have never feel love. So you need to first of all make them love, compassion, accepted in society, emotionally. The third one is actually showing what society has done so far. It's basically giving a reminiscence of how the times have changed. We are not just going all talks and talks. We are actually doing some work, and one of the works include that we are creating an environment which is not just accessible to the people who are able, but also who are differently able. So creating ramps, elevators, lifts, any kind of braille language where there is even in trains there are brailles installed for you to understand the seats and numbers. So these are small initiatives that have been taken to make the life much easier. Although it might not be the most helpful thing to do, it might not make their life the best, but it will definitely make their life easier and give them an ease from the problems that they're going on. The last is just a quotation point, that is accessibility and inclusion, as one should see the person, not the disability or differences. It's a very important message, because in this whole time we are kind of recognizing, we are specifying that they're disabled, they need special help, they need special care. You don't need to specify them to do so. You don't specify a person that person is breathing. You don't say that the person is walking on two legs. You don't specify those things. You need to make sure that that person does not feel that he is being specified due to his disabilities. You are being friends with someone, don't be friends with someone just because you think that that person doesn't have friends. Don't help someone just because you think that that person is helpless. Don't take initiative just because you think that they can't help themselves. No, they can help very much themselves. They just need your side. They just need the social connections. They need the society to be standing with them. They don't want to stand. They just want society to stand with them. And that's what the whole poster is about. It's simple, it's just delivering a message in a simple way, but hopefully impactful. Thank you. बहुत धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए। दरअसल अगर देखिए तो चित्र वो होती है जो हम बोलकर, जो हम लिखकर व्यक्त करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हम चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद। अब मैं पुनीत वर्मा को, अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। Hello, my name is Puneet Verma and I am pursuing anthropology honors from this college. And so my theme was accessibility and inclusion. So I made this poster and इसमें मैंने जो डिसेबल लोग हैं उनको कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं उसको दर्शाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रंस हैं उनके लिए ब्रेल जैसी बुक्स आ गई हैं आजकल, या फिर आजकल बहुत जगह साइड पे ब्रेल सिंबल्स यूज़ होते हैं। और इधर पैरा ओलंपिक्स का मैंने वो फोटो दर्शाई है बिकॉज पैरा ओलंपिक इज़ ऑल्सो अबाउट डिसेबल पर्सनस। एंड मेरा जो स्लोगन था वो वन एंड ऑल एंड वी स्टैंड टॉल था, तो उसमें मैंने एक फेस अपवर्ड की तरफ देखते हुए बनाया बिकॉज when we stand in an anthem or anything to show that we have proud, मतलब
हमें खुद पे गर्व है, सो उसमें हम सर भी फेस अपवर्ड की तरफ करते हैं, तो इसलिए मैंने अपवर्ड की तरफ फेस करते बनाया है। ऊपर एक रैम के साथ स्टेयर्स बनाए टू शो इक्वालिटी टू हू कैन वॉक। Thank you, Puneet. Now I would like to call Aniket Sharma to present his poster. Hello everyone, I am Aniket from BSc Mathematics Honors और ये मेरा पोस्टर है। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ को दर्शाया है। सबसे पहले जो सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हमारी सोसाइटी में मौजूद होती हैं, जो पर्सन्स होते हैं, और इसमें जो हमारा टॉपिक था वो एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन था। तो इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे कई स्थान दिखाए हैं जहाँ पे हम एक्सेसिबिलिटी ला सकते हैं उन डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिखाया है एक क्लासरूम है जिसमें मैंने शामिल किया है नॉर्मल बच्चों के साथ साथ डिसेबल्ड बच्चों को भी, और इसमें लिखा है इंक्लूसिव स्कूल्स इंक्लूसिव लाइफ्स, यानी जो हमारा मतलब जीवन होता है उसका जो स्टार्टिंग होता है वो स्कूल से ही होता है। तो वहाँ से ही हम लोग अगर शुरू करेंगे तो फिर हम लोग एक्सेसिबिलिटी को ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्लासरूम बना है और उसमें मैंने इन लोगों को दिखाया जो लोग साथ में ही पढ़ रहे हैं। और फिर इधर दूसरा एक स्थान है जहाँ पे सीढ़ियों को दिखाया गया है। तो सीढ़ियों पे जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं उनको काफ़ी समस्या होती है, तो उसके लिए हम इंक्लूजन जो हमारा है सोसाइटी में, तो उसके लिए वहाँ पे एक ढलावदार सीढ़ी संरचना बनाई गई है जिसपे दिव्यांगजन आसानी से उस पर चढ़ सकते हैं। और दूसरी जगह मैंने यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स को दिखाया है जिसमें मतलब सोसाइटी में जो गेम्स वगैरह होते हैं ताकि उन जगहों पर भी दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित किया जा सके, उसमें वो पार्टिसिपेट करें और काफ़ी कॉन्फिडेंस और करेज के साथ स्थान प्राप्त कर सकें। और इसमें मैंने और एक चीज़ दर्शाई है, यहाँ पे जो सड़कों पर रोड क्रॉसिंग के जगहों पर जो मतलब ब्लाइंड डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए भी सुविधाएँ की जाएँ, उसको दर्शाया है। फिर मैंने यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी दिखाई हैं। इसमें 9 मेंटल डिसऑर्डर्स मैंने दिखाए हैं। मतलब इसका उद्देश्य था कि केवल फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को ही कंसीडर ना किया जाए, मेंटल डिसेबिलिटीज़ को ही कंसीडर किया जाए, ताकि जो लोग होते हैं जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ उनके साथ वो भी उन्नति कर सकें। और फिर मैंने यहाँ पे नीचे 2 सिम्बल्स दर्शाए हैं। एक जो है वो पुराना डिसेबिलिटी का सिंबल है, एक नया डिसेबिलिटी का सिंबल है, और मैंने लिखा है चेंजिंग साइंस चेंजिंग माइंड्स। तो यानी जो ये पहला सिंबल था ये बहुत पहले था और इसको चेंज करके ऐसा बना दिया गया है। तो ये जो सिंबल था इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसेबल्ड पर्सन को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली दिखाया गया है। जो दूसरा वाला सिंबल है उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस दिखाया गया है, क्योंकि उसमें मूवमेंट भी दिख रहे हैं और जैसे दिख रहा है कि वो उसको ऐसा बनाया जाए, उसको ऐसा रिस्पेक्ट और उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो खुद को कर सके और उसे कभी ऐसा फील ना हो कि केवल एक सिंपैथेटिक बेस पे ही उसे ट्रीट किया जा रहा है, उसको एक ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे वो भी एक नॉर्मल ही पर्सन है सोसाइटी का। और यहाँ मैंने एक कोट दिया है, डोंट जज डिसेबिलिटी बाय इट्स विजिबिलिटी, यानी जो जैसा मतलब डिसेबिलिटी दिख रही है केवल उसको उससे ही जज ना करें और एक पॉजिटिव वे अपनाएं और डिसेबिलिटी में भी आप एबिलिटी को खोजें। थैंक यू। So thank you so much everyone for presenting the posters. Now we have the honor to invite Professor Dr. Pooja ma'am to come and invite cultural performance students. We now have Indian classical group performance on Lord Shiv. This presentation celebrates Lord Shiva's captivating charm as Bholenath, highlighting his energy from the Samudra Manthan to bestowing blessings on Nandi, his reverse vehicle. Known as Natraja, Shiva's Stuti is an essential part of any classical dance style. This presentation consists of Odissi, Kathak and Bharatanatyam dance formed together in an amalgamation. Presenting Shivaya, performed by Khyati Rawat, Dakshita Bhargav, Niharika Jain, Arunima Rawat, Pratima Mishra and P. Pavitra from Kavyakriti. So it's an awesome blend of Bharatanatyam, Kathak and Odissi.
Wow, truly mesmerizing. Thank you so much. Now, I hope all the contestants and all the participants are ready. Now it's time for the results. And I would request my jury members and all the teachers and members from Swayam to please come up on the stage. Vandana ma'am, Pooja ma'am, Anshu ma'am, Ritu ma'am, please come up on the stage. Bhupinder sir, Sahil sir, to please come up on the stage for prize distribution and felicitation ceremony. Before we begin with the results, let me announce there is one winner and two runner-ups in each competition debating street play. From debating the street play and poster. So there will be one winner and two runner-ups. There is exciting cash prize also for you people, so be ready. So starting from debating competition. Second runner-up, Team 1, Chitra and Priya. Big round of applause to Team 1. I will request Chitra and Priya to please come from the stage. Sorry, Nitra and Priya. Second runner-up, debating competition.
So, first runner-up, Neeraj and Avnish. Please come to the stage. Big round of applause for them. Thank you, Neeraj. Now, here comes the time to know the winner of the debating competition. First position, Ronit and Saransh. सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इनके तर्कों में सारी आइडियोलॉजीज थी, चाहे पक्ष पे हो या विपक्ष में हो. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. Thank you, Ronit and Saransh. Moving towards the next competition, poster making. Second runner-up, Priyanshu. Very well explained his poster. The basic idea behind his poster was very well explained by him. Hurry up, Priyanshu. I would request the poster making competition winners to please carry their posters with them. Thank you, Priyanshu. Moving towards next, first runner-up, Puneet. Please come up on stage with your poster. Here comes the time to know the winner of the poster making competition. Aniket, please come on the stage with your poster. Big round of applause, very well explained the different ideas in his poster. Now, moving towards the next competition, street play. Second runner-up, Team 1. Second runner-up, Team 1. Names are Bhupesh, Nidhi, Ronak, Manvi, Pankaj, Shambhavi. Bhupesh, Nidhi, Ronak, Manvi, Pankaj, Shambhavi. So, here comes the time to know the first runner-up. Team second, Kashish, Shiraz, Vikas, Madhurya, Iman, Bhavya, Aman and Jaya. Please guys hurry up. Now the winner of the street play competition. First position, Team 3. चलो स्कूल चले हम. हर्षप्रीत, मीनाक्षी, आभार. Movie 1 minute.
please join us on the stage. It's time to cherish and cheer their wonderful performance. Many, many congratulations. Yeah, good afternoon, everybody. It's a pleasure to be here. It was very, very interesting morning day we've had, and thank you, ma'am, Pooja ma'am, and thank you to the principal ma'am for having us here. All your students were very, very enthusiastic and energetic about their responses, their debating skills, the Nukkad Natak as well as the posters. As you would know about Swayam, we work on accessibility from last 25 years. It's a brainchild of our founder chairperson, Ms. Minu Jindal. She herself is a wheelchair user. She has been relentlessly working on this topic from last 25 years. And we look at accessibility from the point of view of infrastructure and transportation and also digital accessibility. And we are wanting to celebrate 27th March as a World Accessibility Day. You all would know there is Rose Day, there is Teddy Bear Day, there is No Speaking Day, but there is no day for accessibility, and we would love it if all of you could join our hands to help us work towards getting 27th March declared as the World Accessibility Day. So we have, if you could go on our website and take a pledge, and you will get a certificate by the end of the pledge, and we would request if you guys could take the pledge and join our hands in getting 27th March declared as the World Accessibility Day. So thank you again for all your support and enthusiasm and participation, and we would be coming back again on 27th March. Principal ma'am has very graciously asked us to be part of the whole journey, and so we will see you again. So thank you again, everybody. फूल दरख्तों पर खिले कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर बस गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाई है जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। So thank you. Now I would request all the teachers to please come up on the stage, and I would request Vandana ma'am to present a token of gesture along with the certificate. Thank you so much, dear students. You coordinated this whole event very well. Personally, I would like to thank you both. So, I am honored to propose the formal vote of thanks. A very warm and heartfelt thank you to everyone who contributed in making accessibility for all a resounding success. First and foremost, we extend our sincere gratitude to our principal ma'am, Professor Dr. Rama, for her unwavering support and encouragement that made this event possible. A special thank to Vandana ma'am, Bhupender sir, Chandan Mishra sir, and whole Swayam team whose dedication and collaboration has been instrumental in bringing this initiative to life and enriched today's event. Their hard work enriched today's event. A big thank you to all our participants, where enthusiasm and engagement made the event vibrant and meaningful. बच्चों, हम बोलते हैं और आप करते हैं, आप ना हमारे हाथ हो। हमने सिर्फ बोल दिया नुक्कड़ नाटक, अब हम तो नहीं करेंगे ना, आप ही करोगे, डिबेट भी आप ही लोग करोगे, ठीक है? तो हम सिर्फ बोलते हैं, आप करते हैं। So really, our appreciation also goes to the talented dance team, Swaranjali team, debating team, poster making team, street play teams, who brought creativity and thought-provoking performance to the stage.
To our esteemed coordinators and volunteers, your tireless effort in organizing and executing this program has been commendable. Last but not the least, a heartfelt thanks to our dear students, our audience for their active participation and unwavering spirit in promoting inclusivity and accessibility. Thank you once again for being a part of this movement. Let us contribute to the voice for change. And yes, there is a refreshment announcement will follow.